नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट मिक्सेज। कंक्रीट मिक्सेज की बात करें तो अपने पास दो तरह के कंक्रीट मिक्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स में बात करें तो एक अपने पास फिक्स्ड प्रोपोर्शन लाइक 1:4 लाइक 1:5 3 इस प्रोपोर्शन को अपन अचीव करते हैं, अडोप्ट करते हैं और इसका एक वॉल्यूमेट्रिक रेशो में अपन इसको डिजाइन करते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशो लिया है 1:4। इसका मतलब है कि 1 वॉल्यूमेट्रिक मेरे पास सीमेंट, 2 वॉल्यूमेट्रिक मेरे पास सैंड और 4 वॉल्यूमेट्रिक मेरे पास क्या है, एग्रीगेट है। तो इनको मिक्स करने के बाद में जो मेरे पास आया वो जनरली अपन उसको क्या बोल देते हैं, नॉमिनल मिक्स बोल देते हैं। इसके अंदर अपने को प्रोपोर्शन पहले से पता होता है कि मैं किस प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ है कि इस केस के अंदर अपन क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंसिडर नहीं करते हैं कि किस क्वालिटी का मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, और उसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इस तरह का कंक्रीट जो मिक्स होता है उसको अपन जनरली रफ वर्क के लिए काम में लेते हैं, रफ वर्क के लिए काम में लेते हैं। और M20 ग्रेड से कम ग्रेड वाले कंक्रीट के लिए ही अपन इसका यूज करते हैं। M20 से ज़्यादा के लिए अपन RCC, जो भी RCC हो या कंक्रीट मिक्स हो, उसके लिए अपन डिजाइन मिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या है कि अपन अज्यूम करके चलते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ की अपने को रिक्वायरमेंट है, अपन अज्यूम करके चलते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ को अपने को रिक्वायरमेंट है वो अपने को अचीव हो जाएगी, वो स्ट्रेंथ अपने को मिल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है मिले ना मिले, लेकिन अपन अज्यूम करके चलेंगे कि वो स्ट्रेंथ अपने को अचीव हो जाएगी। इसके अपोजिट दूसरा अपना पास होता है डिजाइन मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट में अपने पास जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर का, इन सब की वॉल्यूम को अपन डिजाइन करते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट और कितना वाटर का मिक्सचर की अपने को रिक्वायरमेंट है, उसके इंडिविजुअल प्रोपोर्शन को अपन यहाँ पर डिजाइन करते हैं। जबकि वॉल्यूमेट्रिक, जबकि अपने पास नॉमिनल मिक्स के अंदर पहले से अपने को इसका वॉल्यूम पता होता है कि कितना सैंड काम में लेना है, कितना एग्रीगेट काम में लेना है और कितना वाटर काम में लेना है। डिजाइन मिक्स कंक्रीट के अंदर क्वालिटी ऑफ मटेरियल को कंसिडर किया जाता है कि सैंड कैसी होनी चाहिए, सीमेंट कैसी होनी चाहिए, एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, उनका क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। देन उसके बाद में डिजाइन मिक्स कंक्रीट अपने को जो स्ट्रेंथ देता है वो स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से देता है, कुछ इस तरह से स्ट्रेंथ देता है कि अपन यहाँ पर जो डिजाइन करते हैं तो अपना एम होता है कि मीन स्ट्रेंथ को अचीव करें। एम होता है अपना मीन स्ट्रेंथ को अचीव करें। मतलब मेरे पास यहाँ पर जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो एवरेज स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FM। जो मैंने सैंपल लिए, सैंपल की कास्टिंग की, कास्टिंग करने के बाद में उनकी टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद में जो रिजल्ट आया है उनकी जो एवरेज स्ट्रेंथ है दैट एवरेज स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन इक्वल टू FM। ये अपना टारगेट होता है और इसे अपन क्या बोलते हैं, टारगेट डिजाइन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और जो कि अपनी कितनी होती है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, जो कि अपनी कितनी होती है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो इस तरह से दो तरह के अपने पास कंक्रीट मिक्स होते हैं। अब बात करते हैं अपन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि यंग मॉडुलस होता क्या है, तो यंग मॉडुलस होता है अपना, इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होता है वो अपना क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। या फिर मैं बोल दूं इट इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जनरली यहाँ पर कंक्रीट के यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए अपने को IS 456-2000 एक वैल्यू रिकमेंड करता है, जो होती है अपने पास 5000 रूट FCK। ये है मेरे पास अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, जो कि अपना किसका कोड है, लिमिट स्टेट मेथड का कोड है। अगर मैं बात करूं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कोड की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कोड है अपने पास IS 456-1978। इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास EC की यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की जो वैल्यू होती है वो 5700 FCK होती है। अब यहाँ पर
आरसीसी के अंदर अपन जनरली 3 तरह के यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंसीडर करते हैं। एक होता है अपना इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है अपना टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपन इसकी बात करें, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंक्रीट का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करता हूँ। सपोज करो ये मैंने एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेन को और वर्टिकल एक्सिस पर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस को। ये अपन ने दोनों चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। क्योंकि अपने को पता है कि अपना जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है और ब्रिटल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो कुछ मेरे पास इनिशियली पहले स्ट्रेट लाइन आएगी, देन उसके बाद में अपने पास थोड़ा सा कर्व आता है। यहाँ पर अपने को किसी भी तरह का कुछ इस तरह का अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है सीमेंट कंक्रीट का। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबसे पहला अपना इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट ओरिजिन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ओरिजिन पर जो स्लोप है, ओरिजिन क्या कहाँ हो गया मेरा, यहाँ पर हो गया। इसका यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप मेरा क्या है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थीटा आई टी से। ये स्लोप हो गया मेरे पास थीटा आई टी। देन उसके बाद में आता है अपना सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर कोई भी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन और पॉइंट ऑफ लोडिंग, एनी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन और पॉइंट ऑफ लोडिंग एंड ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन। सपोज करो मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो इस पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है अपना सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है मेरे पास क्या है, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन उसके बाद में अपन बात करें टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर किसी भी पॉइंट पर पॉइंट ऑफ लोडिंग और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप। सपोज करो मैंने पॉइंट कौन सा कंसीडर कर रखा है ये, तो इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट, इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप, ये मेरा क्या होता है, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थीटा टी। ये अपना होता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह से 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ओरिजिन पर स्लोप। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है किसी भी पॉइंट ऑफ लोडिंग और पॉइंट अंडर कंसिडरेशन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप। और सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है पॉइंट अंडर कंसिडरेशन और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। अब मैं अगर यहाँ पर जनरली इस कर्व को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूँ, 2 पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ कि एक अपने पास इसकी इलास्टिक रेंज ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ मैं इसकी प्लास्टिक रेंज। सपोज करो मेरे पास ये यहाँ तक इसमें इलास्टिक रेंज है, देन उसके बाद में प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो गया है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट तक तो मेरे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, देन उसके बाद में इसमें कर्व स्टार्ट हो गया है। तो मैं अगर इलास्टिक रीजन की बात करूं, विदिन इलास्टिक रीजन, तो इलास्टिक रीजन की अपन बात करें तो इलास्टिक रीजन में मेरे पास सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तो क्या होता है अपने पास ओरिजिन पर, किसी भी ओरिजिन पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप, तो ये तो क्या हो जाएगा थीटा आई टी। देन उसके बाद में बात करें अपन टेंजेंट मॉडुलस, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन। किस रीजन की बात करें अपन, इलास्टिक रीजन। तो इसमें मैंने पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये अज्यूम कर लिया, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। इस पॉइंट को और ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन ये खुद भी स्ट्रेट लाइन है और यही लाइन मेरे पास क्या हो जाएगी, दोनों को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। तो इस रीजन के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये वाला पूरा स्लोप क्या हो जाएगा, सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू थीटा
एस दोनों इक्वल हो गए। देन उसके बाद में आता है अपने पास टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होता है? कोई भी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप। पॉइंट अंडर इलास्टिक रीजन में पॉइंट अंडर कंसिडरेशन कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। इस पे मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट से उसके ऊपर ही आएगी, तो यहाँ पर इसका स्लोप भी मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा इसका भी स्लोप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है वो भी किसके इक्वल हो गया? थीटा आई टी के इक्वल हो गया। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू थीटा टी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इलास्टिक रीजन के अंदर तीनों के तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसको ई आई टी इज इक्वल टू ई एस इज इक्वल टू ई टी। लेकिन मैं अगर प्लास्टिक रीजन की बात करूं, लेकिन अगर मैं किसकी बात करें अपन? प्लास्टिक रीजन की बात करें, तो प्लास्टिक रीजन के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की बात करें तो ये होता है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ओरिजिन पर स्लोप। ओरिजिन पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप। तो मेरे पास मैंने प्लास्टिक रीजन इसके बाद वाला हो गया, इसमें ये मेरे पास कोई भी पॉइंट सपोज करो यही वाला पॉइंट कंसीडर कर रखा है, लेकिन इनिशियल टेंजेंट क्या होगा? ओरिजिन पर स्लोप। तो ओरिजिन पर स्लोप तो मेरे पास ये हो गया, तो सपोज करो ये मेरे पास थीटा आई टी आ गया। देन उसके बाद में टेंजेंट सीकेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। तो सीकेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होता है? पॉइंट अंडर कंसिडरेशन और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। पॉइंट अंडर कंसिडरेशन ये रहा अपने पास, ओरिजिन ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी हो गई? ये वाली लाइन हो गई। इसका मेरे पास स्लोप कौन सा हो गया? ये वाला स्लोप हो गया। ये स्लोप क्या हो गया? सीकेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। अब क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि अपने पास थीटा आई टी की वैल्यू जो कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का स्लोप हो गया, और थीटा एस की वैल्यू ये हो यहाँ पर यहाँ हो गया, यहाँ पर थीटा आई टी की वैल्यू थीटा एस से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर क्लियरली बोल सकता हूँ कि थीटा आई टी इज ग्रेटर देन थीटा एस। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की। तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप। पॉइंट अंडर कंसिडरेशन कौन सा अपने पास? ये रहा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए अपन ये, तो इसका जो स्लोप वो आ गया मेरे पास थीटा टी आ गया है। अब थीटा टी की बात करें, देखो ये वाली लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, मतलब ये वाला जो स्लोप है वो अपना क्या है? थीटा एस है, और ये वाला स्लोप क्या है अपना? थीटा टी है। तो यहाँ पर मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि थीटा एस इज ग्रेटर देन थीटा टी। तो मतलब क्या हो जाएगा? थीटा एस ग्रेटर देन थीटा टी। मतलब क्लियरली यहाँ पर मेरे को पता चला कि प्लास्टिक रीजन के अंदर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, देन उसके बाद में सीकेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, और देन उसके बाद में मेरे पास आ जाता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीन तरह के अपने पास मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होते हैं, जिनके दोनों रीजन के अंदर अलग अलग बिहेवियर होते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। जितनी भी अपने ये जो बात की है, अपने को कोड अपने को यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देता है 5000 रूट एफ सी के अपने को अडॉप्ट करना है ई सी की वैल्यू को, तो ये अपनी क्या हो गई? थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब है कि मैं अगर टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई। तो आईएस कोड अपने को बोलता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू के अंदर +- 20% का डिफरेंस हो सकता है। थ्योरेटिकल वैल्यू एंड द प्रैक्टिकल वैल्यू में डिफर बाई +- 20%। अब जितने भी यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी अपन ने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे मेरे कैसे हैं? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। वो सारे के सारे कैसे हैं? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की बात करें, तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के अंदर अपने को, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कंसीडर करना है तो इफेक्ट ऑफ क्रीप को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ क्रीप की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को ई सी एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा ई सी डिवाइडेड बाई 1 + थीटा, वेयर थीटा इज द creep strain coefficient, creep coefficient, where theta is the creep coefficient.
अब बात करते हैं कि क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है। तो क्रीप कोफिशिएंट इज द रेशो ऑफ क्रीप स्ट्रेन टू अल्टीमेट स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन टू अल्टीमेट स्ट्रेन, ये अपने पास इसका वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अपने को IS कोड यहाँ पर इसकी थीटा की वैल्यू डायरेक्ट देता है। तो थीटा की वैल्यू अपने पास डिपेंड करती है कि किस एज ऑफ लोडिंग पे बात अपन कर रहे हैं। तो एज ऑफ लोडिंग की इस पे डिपेंड करती है। तो मतलब मैं यहाँ पर बात करूँ एज ऑफ लोडिंग, मतलब एज ऑफ लोडिंग का मतलब है कि कास्टिंग के कितने दिन बाद में आपने लोड अप्लाई किया। कंक्रीट को कास्ट कर दिया, कास्ट करने के बाद में कितने दिन बाद में आपने इस पर लोड अप्लाई किया। तो इसकी और थीटा की वैल्यू अपन बात करते हैं। तो 7 डेज की बात करें अपन, तो 7 डेज पर इसकी वैल्यू होती है 2.2। देन उसके बाद में अपन बात करें 28 डेज, तो 28 डेज पर इसकी वैल्यू होती है 1.6। देन उसके बाद में इसकी अपन बात करें 1 ईयर की बात करें तो अपने पास इसकी वैल्यू होती है 1.1। अब अपन बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेज इन कंक्रीट के अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेज कितनी होती है। परमिसिबल स्ट्रेसेज से पहले अपन बात करते हैं कि कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेज कौन कौन सी सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट स्ट्रेस की। सपोज करो आपके पास कोई भी कंक्रीट का क्यूब है, उस कंक्रीट के क्यूब पर या कोई भी कंक्रीट की बीम है, उस बीम पर आपने एक डायरेक्ट लोड लगा रखा है। उस डायरेक्ट लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो मेरे पास क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गई। अब वो डायरेक्ट स्ट्रेस अपनी कंप्रेसिव भी हो सकती है और टेंसाइल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोडिंग। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई भी बीम कंसीडर कर रखी है, इस बीम पर मैंने यहाँ पर लोड लगा रखा है, कंप्रेसिव लोड, एक लोड यहाँ पर लगा रखा है जिसकी वैल्यू है P लोड है। और इस बीम की क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसकी डेप्थ D है और B इसकी क्या है, विड्थ है। तो इसके बात करें तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस का डायग्राम आप कैसा आ जाएगा, मेरे पास पूरा वेरिएशन कैसा होगा, कांस्टेंट वेरिएशन मेरे पास इसका हो जाएगा। तो ये मेरे पास कैसी आ गई, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गई। सेम इसमें अपन बात करेंगे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस की, तो मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, लोड मैंने क्या लगा दिया, टेंसाइल लोड लगा दिया है, आउटवर्ड लोड लग रहा है मतलब टेंसाइल लोड लग गया। वही सेम मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शन है D और B, और ये मेरे पास क्या हो गई, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस हो गई। देन उसके बाद में आ जाता है अपने पास बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब हो गया कि जैसे ही आपने बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगाया है, नॉर्मल टू द एक्सिस, और या फिर मैं बोलूँ ट्रांसवर्स लोडिंग लगाई है, तो ट्रांसवर्स लोडिंग लगाने की वजह से बीम अपनी बेंड होने की कोशिश करेगी, और बेंड होने की वजह से उसमें जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो अपनी कौन सी स्ट्रेसेस हो गई, बेंडिंग स्ट्रेस हो गई। सपोज करो ये मेरे पास कोई भी इनिशियली कोई बीम थी अपने पास, ये अपने पास इनिशियल बीम है। अब इस बीम पर जैसे ही मैंने लोडिंग लगाई, लोडिंग लगाने के बाद में ये मेरे पास क्या होगी, बेंड होने की कोशिश करेगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बेंड होकर आ गई। अब ये जो बेंड होने की वजह से जो स्ट्रेसेज जनरेट हुई है वही अपने पास क्या है, वह बेंडिंग स्ट्रेसेज है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो सपोज करो ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, जो बेंड होने के बाद में मेरे पास ये भी क्या हो जाएगी, थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के जितने भी फाइबर हैं उन सारे फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जितने भी फाइबर हैं उनमें सब में क्या आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। तो उसका मैंने स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरह से शो कर रखा है अपने, ये मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रेस का वेरिएशन हो गया। ऊपर की तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गई और नीचे की तरफ कैसी हो गई, टेंसाइल स्ट्रेस हो गई। जनरली अपन बात करते हैं जो अपनी बेंडिंग स्ट्रेस होती है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो इसको ऑब्टेन करते हैं बाय डिवाइडिंग FC के बाय F पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक फैक्टर से ऑफ सेफ्टी से अपन डिवाइड करके सिग्मा CBC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिग्मा CBC मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। अगर WSM की बात करें तो WSM में अपने पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कंक्रीट के लिए कितना होता है, 3.0 होता है। तो 3.0 से अपन FC को डिवाइड करके अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की।
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जनरली टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करना कंक्रीट का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अपने को यहाँ पर कोडल प्रोविज़न फॉलो करने होते हैं। और अगर बात करें, कंपैरिजन करें टेंसाइल स्ट्रेस का और कंप्रेसिव स्ट्रेस का, तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेस उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस का लगभग 10% होती है और इसकी रेंज होती है 7 to 15%, अप्रॉक्सीमेटली 10% अपनी इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अगर मैं बात करूँ रेशो की बात करूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस का और टेंसाइल स्ट्रेस के रेशो की बात करें, तो जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती जाती है तो वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेस का रेशो इंक्रीज होता जाता है। अपने पास जनरली 3 तरह की टेंसाइल स्ट्रेसेस को अपन डिस्कस करते हैं। एक होती है अपनी बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होता है कि इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक बीम की कास्टिंग की जाती है। उस बीम की जो साइज होती है वो साइज होती है 700 mm लेंथ होती है, 150 इंटू 150 का क्रॉस सेक्शन होता है। किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि मेरे पास ये सपोज करो ये जो कोई भी एक बीम है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 700 है, इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास टोटल 700 है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ये मेरे पास हो गई बीम हो गई है, टोटल लेंथ इसकी हो गई 700 और इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करें अपन तो क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया मेरे पास 150 इंटू 150 का क्रॉस सेक्शन हो गया है, 150 इंटू 150 का क्रॉस सेक्शन हो गया। इसमें क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगे हुए होते हैं और जो रोलर सपोर्ट होते हैं वो एज से 50 mm डिस्टेंस पर लगे हुए होते हैं, एज से 50 mm डिस्टेंस पर लगे हुए होते हैं। और उसके बाद में इसमें 3 पॉइंट लोडिंग लगाते हैं। 3 पॉइंट लोडिंग का मतलब मैंने एक लोड यहाँ पर लगाया और एक लोड यहाँ पर लगाया है। इनकी जो डिस्टेंस होती है वो मेरे पास डिस्टेंस होती है, ये मेरे पास 200 हो गई, देन उसके बाद में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मेरे पास हो गई 200 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई 200, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 700। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं और अरेंजमेंट करने के बाद में इस पर लोडिंग कंटिन्यू ऊपर ऐसे अप्लाई करते जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं लोड इंक्रीज करता जाऊँगा जैसे जैसे मेरी बीम क्या होगी यहाँ से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे लोड इंक्रीज करते गया बेंडिंग इसकी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बीच में से इनिशियली बीच में से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही इसमें फर्स्ट क्रैक डेवलप हुआ उस क्रैक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अपन क्या निकाल लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए अपने पास क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक रिलेशन लगा सकता हूँ। तो रिलेशन क्या होता है अपने पास M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M कितना हो जाएगा, अगर इसी बीम की मैं बात करूँ तो इस बीम पर मेरे पास लोड लग रहा है यहाँ पर P, ये भी लोड लग रहा है P। अगर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना के इसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा इसका PL/3। तो यहाँ पर मेरे पास M की वैल्यू कितनी आ जाएगी PL/3 और इसकी I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा BD³/12। देन उसके बाद में सिग्मा को यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे FCR से, जो होता है अपना मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है FCR डिवाइडेड बाई वाई क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी अपनी D/2। तो यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, FCR की वैल्यू निकालते हैं, जिसको अपने को कोड डायरेक्ट वैल्यू देता है। कोड बोलता है कि आप यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन ना करके, टेस्ट परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए इतनी कैलकुलेशन ना करके आप FCR की वैल्यू को डायरेक्ट अडोप्ट कर सकते हो। और वो FCR की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कोड होती है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, 0.7 अंडर रूट FCK, ये अपनी FCR की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अपने को इसी वैल्यू को अडॉप्ट करना है। दूसरा था अपने पास, दूसरी स्ट्रेंथ थी अपने पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ।
अगर मैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCS ये होती है अपने पास 2/3 ऑफ FCR का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ 0.7 अंडर रूट FCK। और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.45 अंडर रूट FCK, 0.45 अंडर रूट FCK। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है इसकी बात करें अपन तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि सपोज करो कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर बीम है, ये मेरे पास कैसी बीम है, सर्कुलर बीम है। तो इस पर मैंने जो लोडिंग अप्लाई की है वो लोडिंग मैंने कैसे अप्लाई की है, कुछ इस तरह से लोडिंग अप्लाई की है। अब इस लोडिंग अप्लाई करने की वजह से बीम पर लोडिंग अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, मेरे पास बीम यहाँ से स्प्लाइट होने की कोशिश करेगी, यहाँ से बीच में से स्प्लाइट होकर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। तो उन दो टुकड़ों में डिवाइड होने स्प्लाइट होने की कोशिश कर रही है, उसी के करस्पॉन्डिंग अपन जो स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं उसको बोल रहे हैं अपन स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसे क्या बोलते हैं अपन, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तीसरी स्ट्रेंथ होती है अपने पास, थर्ड वन है अपने पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। देन उसके बाद में आ गए अपने पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो लोड लगाया है वो डायरेक्ट लोड लगाया है, मतलब मेरे पास ये कोई भी बीम है, इस बीम पर मैंने डायरेक्ट कैसा लोड लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया है। इस टेंसाइल लोड लगाने की वजह से मेरे पास बीम क्या होगी, फेल होएगी। उसके फेलियर के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ आ रही है वही स्ट्रेंथ मेरी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। इस डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCD की वैल्यू होती है, वो होती है अपने पास हाफ ऑफ FCR। हाफ ऑफ FCR का मतलब हाफ इंटू 0.7 अंडर रूट FCK। इसको अपन सोल्व करें तो ये आ जाता है अपने पास 0.35 अंडर रूट FCK। तो तीनों स्ट्रेस की वैल्यू से अपने को क्लियरली पता चल रहा है, एक रिलेशन पता चल रहा है। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है यानी कि FCR यानी कि बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। देन उसके बाद में अपने पास आती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और देन उसके बाद में आता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये अपने पास रिलेशन है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता रहता है। अब अपन बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेज की बात करते हैं। परमिसिबल स्ट्रेसेज की बात करते हैं तो कोड अपने को परमिसिबल वैल्यूज बताता है कि किसके अंदर कितनी कंक्रीट की परमिसिबल वैल्यू है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट मैंने ले लिया M15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। सबसे बात करते हैं, दो तरह की स्ट्रेसेज आ सकती है, एक कंप्रेसिव आ सकती है और एक कैसी हो सकती है, टेंसाइल। कंप्रेशन में भी मेरे पास दो तरह के केस आ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन और एक बेंडिंग कंप्रेशन। सिमिलरली टेंशन में भी दो तरह के केस आएंगे, एक तो बेंडिंग कंप्रेशन और एक डायरेक्ट कंप्रेशन। टेंशन में दो केस कौन से हो जाएंगे, बेंडिंग टेंशन और एक डायरेक्ट टेंशन, दो तरह के केस हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंप्रेशन की बात करूं तो डायरेक्ट कंप्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा CC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सिग्मा CC का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन। इसकी वैल्यू होती है M15 के लिए 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी है अपने पास, M15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है। देन उसके बाद में बात करें बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेंथ, बेंडिंग कंप्रेशन में स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC। सिग्मा CBC का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो जनरली कैसे होता है, यहाँ पर इसको 15 को मैं रफली 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। देन इसको 20 को डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली किससे आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 25 को डिवाइड करोगे 8.5 हो गया। 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे 11.5 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज अपने पास यहाँ पर आ जाती है बाय डिवाइडिंग 3। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। डायरेक्ट टेंशन की बात करें तो डायरेक्ट टेंशन में इसकी वैल्यू होती है परमिसिबल वैल्यू 2.8, 2.0 M15 के लिए, M20 के लिए 2.8, देन उसके बाद में +0.4 ऐड करते जाओ।
उसके बाद में +0.4 ऐड करते जाओ, तो 2.0, 2.8 प्लस 0.4 कितना हो गया 3.2, प्लस 0.4 कितना हो गया 3.6, प्लस 0.4 कितना हो गया 4.0, ऐसे ऐड करते जाना है, अपने पास आ जाएगा। देन उसके बाद में है बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग टेंशन, तो बेंडिंग टेंशन में मेरे पास कितना होता है, ये उसको अपन रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, मॉडुलस ऑफ रप्चर से, वो कितना होता है 0.7 रूट एफसीके। जिस भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अपने को बेंडिंग टेंशन में स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसमें एफसीके की वैल्यू पुट करूंगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू पुट करूंगा, और वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफसीआर की, जो कि अपना क्या होता है बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये तो अपन ने बात की थी, जितनी भी अब तक डिस्कस किया है वो सब अपन ने किस किया है, कंक्रीट के बारे में। अब बात करते हैं अपन स्टील के बारे में। तो स्टील के बारे में बात करें तो स्टील जनरली अपन जो यूज करते हैं वो अपने पास क्या किस लिए यूज करते हैं, ताकि अपने को टेंशन को रजिस्ट किया जा सके। अब टेंशन को रजिस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर स्टील यूज कर रहा हूँ, और स्टील वेयर की बात करें तो स्टील अपने पास 3 तरह की होती है। एक होती है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील अपनी जनरली कौन सी होती है, Fe250। तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट Fe250 होते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील होती है और एक होती है हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील। देन उसके बाद में बात करें अपन मीडियम स्ट्रेंथ स्टील। मीडियम स्ट्रेंथ स्टील की बात करें तो इसको अपन जनरली 350 बोल देते हैं। ये भी अपने पास 2 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी और एक होती है अपने पास हॉट रोल्ड स्टील होती है। तीसरी होती है अपने पास हाई स्ट्रेंथ स्टील रेनफोर्समेंट। ये होते हैं अपने पास CTD, TMT, HYSD। तो CTD की बात करें, CTD होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। TMT की बात करें तो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, और HYSD की बात करें तो ये होता है अपने पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। अब यहाँ पर मैं जनरली एक सपोज करो कि ये कोई भी मेरे पास रेनफोर्समेंट की बार है जिसका क्रॉस सेक्शन अपन शो कर रहे हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होता है। अब इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल कोर एरिया होता है, ये कोर एरिया सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो आउटर रिम एरिया होता है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कैसा एरिया हो गया, आउटर रिम एरिया हो गया। इस आउटर रिम एरिया जो होता है ये टफ होता है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हाई स्ट्रेंथ का होता है। और इसकी जो आउटर बार एक्सटीरियर सरफेस होती है, उस एक्सटीरियर सरफेस पे क्या होता है, एंटी कोरोजिव ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि इस पर कोई भी किसी भी तरह का कोरोजन ना लगे। अब इसमें अपन बात करें स्टील के अंदर, तो स्टील के अंदर अपने पास अगर मैं स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं तो स्टील अपना कैसा है, एक डक्टाइल मटेरियल है। तो डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये मेरे पास इसका यहाँ पर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्ट्रेस को। तो मेरे पास डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है। अब यहाँ पर पूरा डिस्कस ना करके मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो मेरे पास जो ये वाला जो रीजन होता है, ये रीजन क्या होता है अपने पास, यील्ड प्लेट्यू रीजन होता है। यील्ड प्लेट्यू रीजन होता है। अब मैं एक इसमें यील्ड पॉइंट की बात करें तो अपने पास यील्ड पॉइंट कौन से होते हैं, ये तो होता है अपना अपर यील्ड पॉइंट और ये होता है अपना लोअर यील्ड पॉइंट। किसी भी स्टील को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, Fe250 हुआ, Fe350 हुआ, Fe500 हुआ, Fe415 हुआ, कोई सा भी है, तो जो 250, 350, 500, 415 ये जो भी है वो सारी की सारी क्या होती है, अपनी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। मतलब यील्ड पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो अपनी क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है। अब यील्ड पॉइंट भी अपने पास 2 तरह के होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट और एक होता है लोअर यील्ड पॉइंट। तो जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज होती है वो मेरे पास किसके करेस्पॉन्डिंग होती है, लोअर यील्ड पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग होती है, ये F5 होता है। तो मेरे पास हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है कि इस पॉइंट के बाद में बिना किसी लोड इंक्रीमेंट के प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता जाता है। मतलब मैंने कोई लोड इंक्रीज नहीं किया है लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन अपने आप होता जा रहा है। तो ये जो यील्ड प्लेट्यू रीजन होता है, तो ये इस यील्ड प्लेट्यू रीजन की वजह से जो प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है अपना स्ट्रक्चर फेल हो जाए। तो इस फेल्योर को रोकने के लिए अपने को यील्ड प्लेट्यू रीजन को डिसअपियर करना बहुत ज़रूरी होता है।
अब इसको डिसअपियर करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या करते हैं, बार को या तो स्ट्रेच करते हैं या उसको ट्विस्ट करते हैं और लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट किया, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने बार को स्ट्रेच किया, उस पर लोडिंग की, फिर वापस अनलोडिंग किया, स्ट्रेच करना बंद किया, फिर वापस स्ट्रेच करूंगा, लोडिंग अनलोडिंग, ऐसे साइकिल अपन बार बार चलाते रहेंगे। तो इस साइकिल से क्या होगा कि ये यील्ड प्लेटिव रीजन धीरे 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 डिसअपियर होने लग जाता है और अपने पास जो फाइनल ग्राफ बन के आता है वो फाइनल ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आ जाता है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ मेरे पास बन के आ जाता है, इस तरह का अपने पास ग्राफ बन के आ गया है। तो इसमें जो ये स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को तो बोल देते हैं अपन, कौन सी स्ट्रेन है, ये प्लास्टिक स्ट्रेन आ गई। और उसके बाद में मेरे पास जो नॉर्मल ग्राफ है वो आ गया। अब इसी की बात करूं मैं, तो ये मेरे पास जो भी, अब ऐसा करने की वजह से जो मेरे पास स्टील बन के आई है वो कौन सी हो गई, मेरे पास कोल्ड वर्किंग स्ट्रेस, कोल्ड वर्क्ड स्ट्रेस हो गई। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर जो स्टील आ गई है, उसी स्टील का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ मेरे पास कैसे आ गया है, कुछ इस तरह से ग्राफ बन के आ गया है अपने पास। ये ग्राफ इस तरह से बन के आ गया है। अब यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर मेरे को ये पता नहीं है कि इसका यील्ड पॉइंट कहाँ पर है, तो बिना यील्ड पॉइंट के अपन इसकी स्ट्रेंथ का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यील्ड पॉइंट का पता लगाने के लिए एक स्ट्रेस होती है 0.2%, 0.2% स्ट्रेन का एक इंटरसेप्ट लेते हैं, 0.2% स्ट्रेन का एक इंटरसेप्ट लेते हैं और इनिशियली जो स्ट्रेट लाइन थी उस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जहाँ पर भी जाकर कट कर रही है वो एक पॉइंट आपका क्या है, यील्ड पॉइंट है। और इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन क्या है, आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर ये जो 0.2% है, इस 0.2% को बोलते हैं अपन प्रूफ स्ट्रेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, प्रूफ स्ट्रेन बोलते हैं। तो प्रूफ स्ट्रेन का यूज उन स्टील के लिए किया जाता है जिनका यील्ड पॉइंट पता करना मुश्किल होता है या जिनमें यील्ड पॉइंट का पता नहीं चलाया जा सकता है। तो उसमें यील्ड पॉइंट का या यील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए प्रूफ स्ट्रेन का यूज किया जाता है। बात करें स्टील के अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेज की, तो परमिसिबल स्ट्रेसेज स्टील के अंदर होती है मेरे पास, मैं बात कर रहा हूँ टेंशन के अंदर। टेंशन के अंदर अगर डाया ऑफ बार लेस देन इक्वल टू 20 mm है तो उस केस में माइल्ड स्टील के लिए जो परमिसिबल होती है वो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, मीडियम के लिए 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe415 के लिए 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर डायामीटर मेरे पास 20 mm से ज़्यादा है तो माइल्ड स्टील के लिए 130, 190 एंड 190। अगर मैं बात करूं कंप्रेशन में, ये तो बात करी थी अपन किस में, टेंशन में। अगर मैं बात करूं कंप्रेशन में, और कंप्रेशन भी किस में, कॉलम के अंदर, जहां पर मेरे पास डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आ रहा है, या फिर मैं ये बोलूं मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब सराउंडिंग कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो उस केस में मेरे पास क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जो इसकी वैल्यू होती है वो 130 एंड 190। देन उसके बाद में बात करते हैं अपन बीम या स्लेब के अंदर, बीम या स्लेब के अंदर कंप्रेशन इन बीम या स्लेब व्हेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग कंक्रीट इज कंसीडर, कंक्रीट की भी स्ट्रेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में मेरे पास जो स्ट्रेंथ होती है वो अपन निकालते हैं 1.5 m इंटू सिग्मा एस सी। 1.5 इज द फैक्टर है और m मेरे पास यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलर रेशो है, और सिग्मा एस सी है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में जो भी स्ट्रेंथ थी वो सिग्मा एस सी आ जाएगा मेरे पास। मॉड्यूलर रेशो को अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ है मैंने यहाँ पर डिस्कस की है वो 250, 350 और 415 की डिस्कस की है। 500 के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। तो 500 के बारे में कोड अपने को बताता है कि Fe500 के लिए इन डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सर टेंशन, डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्सर टेंशन में जो वैल्यू होगी वो 0.55 Fy होती है। 0.55 Fy का मतलब 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसके अंदर, डायरेक्ट टेंशन एंड फ्लेक्सर टेंशन। लेकिन अगर अब मैं बात करूंगा शियर और कंप्रेशन की बात करूंगा, अगर शियर और कंप्रेशन की बात करूंगा तो Fe500 की स्ट्रेंथ को लिमिटेड किया गया है कहाँ तक, Fe415 की। जो Fe415 की होगी वही किसकी होगी, Fe500 की, इन केस ऑफ शियर एंड
कंप्रेशन। तो ये मेरे पास परमिसिबल स्ट्रेसेज की वैल्यूज हो गई। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड। नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है। तो अपने पास जैसे मैंने किसी भी बीम के अंदर रेनफोर्समेंट लगाए हैं, रेनफोर्समेंट लगाने के लिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास किसी भी बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये किसी भी बीम का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। न्यूट्रल एक्सिस के बाद मैंने जो रेनफोर्समेंट लगाए हैं वो सपोज करो कुछ इस तरह से मैंने रेनफोर्समेंट दो अलग अलग लेयर में रेनफोर्समेंट लगा दिए हैं। देन उसके बाद में ये मेरे पास ऊपर भी हो सकता है रेनफोर्समेंट होल्डिंग बार्स लगा रखी हो, किसी भी तरह की बार्स लगा रखी हो वो मेरे पास क्या हो गई, ये बार हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये होल्डिंग बार एक बार यहाँ पर लगा रखा हूँ, एक बार यहाँ पर लगा रखा हूँ। देन इसके बाद में मेरे पास क्या होगा, इस पे चारों तरफ स्ट्रप्स लगे हुए होंगे, ये कुछ इस तरह के स्ट्रप्स लग गए। तो सभी तरह के रेनफोर्समेंट को, सभी तरह के रेनफोर्समेंट का मतलब हो गया, सभी तरह के रेनफोर्समेंट का मतलब हो गया सभी तरह के रेनफोर्समेंट का मतलब है कोई सा भी रेनफोर्समेंट, चाहे से वो मेरे पास मेन स्टील हो या फिर टाई बार हो या फिर होल्डिंग बार हो या फिर शियर रेनफोर्समेंट हो। तो सभी तरह के रेनफोर्समेंट के बॉटम से जो डिस्टेंस होती है आउटर मोस्ट फाइबर की, आउटर मोस्ट टेंसाइल फाइबर की जो डिस्टेंस होती है वो होता है अपने पास नॉमिनल कवर। वो क्या होता है, नॉमिनल कवर होता है। मतलब मेरे पास ये बार हो गई, रेनफोर्समेंट हो गया, ये भी मेन रेनफोर्समेंट हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर टाई बार लगा रखी है या शियर रेनफोर्समेंट लगा रखा है। उन शियर रेनफोर्समेंट इसके बाद में मैं कुछ और लगा रखा होता है तो उसके भी बॉटम से जो डिस्टेंस है बॉटम फाइबर की वो क्या होता है, अपना नॉमिनल कवर होता है। और मैं बात करूं अगर इफेक्टिव कवर की, तो इफेक्टिव कवर होता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सीजी और बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट के बीच की डिस्टेंस। इसके अगर मैं सीजी की बात करूं तो सपोज करो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, दो लेयर में अपन रेनफोर्समेंट लगाया है। फर्स्ट लेयर है, उस फर्स्ट लेयर का मेरे पास जो एरिया है वो है AST1 हो गया और इसकी यहाँ से बॉटम से डिस्टेंस है Y1 बार। सिमिलरली मैं सेकंड लेयर की बात करूँ तो सेकंड लेयर का मेरे पास एरिया कितना हो गया, AST2 हो गया और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है मेरे पास Y2 बार। तो CG क्या हो जाएगा मेरे पास, CG Y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AST1 इंटू Y1 प्लस AST2 इंटू Y2 डिवाइडेड बाई AST1 प्लस AST2। ये मेरे पास क्या आ गया, CG आ गया है। अब मान लो सपोज करो कि ये CG मेरे पास कुछ यहाँ पर आ गया है, इस जगह पर ये CG आ गया है, ये यहाँ पर CG आ गया है। इसकी बॉटम से डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, ये कितना आया अपना Y बार। तो ये Y बार क्या हो गया अपने पास, इफेक्टिव कवर। ये Y बार क्या हो गया, इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर क्या होता है अपने पास, टेंसाइल रेनफोर्समेंट के CG और बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, अपना इफेक्टिव कवर होता है। और नॉमिनल क्या कवर क्या होता है, बॉटम ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। किसी भी तरह का कोई भी रेनफोर्समेंट अपन ने लगाया है उन सारे रेनफोर्समेंट में से जो सबसे लोएस्ट रेनफोर्समेंट है उस रेनफोर्समेंट के बॉटम से कंक्रीट के बॉटम मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस होती है, नॉमिनल कवर होता है। IS कोड 456/2000 अपने को मिनिमम नॉमिनल कवर और की वैल्यूज डिस्क्राइब करता है। तो मिनिमम नॉमिनल कवर की बात करूँ तो स्लेब के अंदर अगर मैं एक्सपोजर कंडीशन में जाऊँ तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में मेरे पास स्लेब के अंदर होता है 20 mm। इस 20 mm को मैं रिड्यूस करके 15 mm भी कर सकता हूँ। दिस 20 mm कैन बी रिड्यूस अप टू 15 mm या कैन बी रिड्यूस बाय 5 mm अगर मैंने जो बार यूज की है उसकी साइज 10 mm या उससे कम है। अगर मैंने स्लेब के अंदर मेन रेनफोर्समेंट जो यूज किए हैं उनकी साइज 10 mm या उससे कम है तो मैं मिनिमम नॉमिनल कवर को 5 mm
डिक्रीज कर सकता हूँ, और वो कितना हो जाएगा मेरे पास 15 mm हो जाएगा। मॉडरेट कंडीशन में होता है 30 mm, सीवर में 45, वेरी सीवर में 50 एंड एक्सट्रीम में 75। सिमिलरली मेरे पास बीम के लिए जो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है माइल्ड में वो होता है 25। उसके बाद में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से मेरे पास अलग अलग कवर हो गए। तो यहाँ पर अपन बात करें कि स्लेब के लिए मैं मिनिमम कवर की बात करूँ तो स्लेब के लिए मेरे पास मिनिमम कवर कितना हो जाएगा। स्लेब के लिए मिनिमम कवर यहाँ से मेरे को पता चल रहा है ये 20 हो गया, 30, 45, 50 और 75। तो यहाँ पर इसके में मिनिमम कवर आ रहा है मेरे पास कितना 20, और उस 20 को भी रिड्यूस कर सकता हूँ मैं कहाँ पर 15 mm तक रिड्यूस कर सकता हूँ अगर डाया और बार मेरे पास 10 mm और या उससे कम है। तो अगर मैं बीम की बात करूँ तो बीम में मिनिमम कवर कितना हो गया मेरे पास 25। देन उसके बाद में बात करूँ कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में मिनिमम कवर कितना हो गया 40। देन उसके बाद में बात करूँ मैं फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में कितना हो गया मिनिमम कवर मेरे पास कितना हो गया 50 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गए मिनिमम कवर, नॉमिनल कवर आ गए। और अगर मैं इसकी माई कंडीशन एक्सपोजर के हिसाब से बात करूँ तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में मेरे पास मिनिमम कवर कितना है 20 mm, जो कि इसके लिए स्लेब के लिए। देन उसके बाद में बात करूँ मॉडरेट की बात करूँ तो मॉडरेट में कितना हो जाएगा 30। इनमें सब में चारों से मिनिमम, तो सबके लिए मेरे पास मिनिमम कवर आ गए हैं।